कल्टिवेटिंग ह्यूमैनिटी। लेखिका बताती हैं कि उन्हें नए साल की शुभकामनाएं ईमेल के द्वारा मिली, जिनमें कुछ बहुत अच्छे ईमेल भी थे और उन अच्छे ईमेल में एक विचारशील विज्ञापन था कि तत्काल आवश्यकता है एक इलेक्ट्रिशियन की, एक ऑप्टिशियन की, एक आर्टिस्ट की, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की और एक गार्डनर की तथा एक मैथ्स टीचर की। How true that we need just 6 professionals to make our world a beautiful place. Still truer is that all of us have within us the making of an electrician, optician, artist, construction worker, gardener and mathematics teacher, though none of us is aware of such potential inherent in us. Like the elephant does not know its own strength, we do not know our inherent strength. The spark in us seems to be like a lamp in a bushel that therefore we remain in darkness and light. Like Matthew Arnold's scholar Gypsy, we wait for the spark to fall from heaven. यह कितना सच है कि हमें अपनी दुनिया को खूबसूरत जगह बनाने के लिए सिर्फ 6 पेशेवरों की जरूरत है। फिर भी सच तो यह है कि हम सभी के भीतर एक इलेक्ट्रिशियन, एक ऑप्टिशियन, कलाकार, एक मजदूर, माली और गणितज्ञ के शिक्षक बनने की अपार क्षमता है। हालांकि हम में से किसी को भी इस अपनी क्षमता के बारे में पता ही नहीं है। जैसे हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं होता, वैसे ही हम भी अपने अंदर की ताकत को नहीं जानते। हमारे अंदर की एक चिंगारी एक बुशेल में दीपक की तरह जलती है और इसीलिए हम अंधेरे में रहते हैं और मैथ्यू आर्नोल्ड के विद्वान जिप्सी की तरह हम स्वर्ग से चिंगारी गिरने का इंतजार करते रहते हैं। जिसका मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि कोई जादुई ताकत मिल जाए और जादू से हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाए जो हमें चाहिए, जबकि सब कुछ वो प्राप्त करने की ताकत हमारे भीतर ही है। यहाँ बुशल का अर्थ दिया है एक टोकनी, जिसका चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बुशल क्या होती है कि एक बंद कमरे में या बंद स्थान पर एक चिंगारी, एक दीपक जलता रहता है, रोशनी आती रहती है और हम वही अपना संसार समझते रहते हैं। उसके बाहर जो कुछ भी है उससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लेखिका ने इलेक्ट्रिशियन को हमारे जीवन से कितनी अच्छी तरह से जोड़ा है। वे कहती हैं कि हमारे घर में अगर किसी कारण से बिजली आना बंद हो जाती है, कुछ खराबी हो जाती है, तो हम तुरंत बिजली सुधारने वाले को, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पसंद करते हैं, ना कि हम अपने आप अपने घर की बिजली को सुधारने का प्रयास करते हैं। हम अपने घर को रोशन करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रिशियन को दे देते हैं। हम अपने घर का फ्यूज अपने आप नहीं सुधारते। Why can't we be electricians and follow God in heaven and say, let there be a light, and find that there is light? The grayness of present day that resembles Milton's hell with no light, but the darkness visible demands that we light up the world. हिंदी में इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि हम इलेक्ट्रिशियन क्यों नहीं बन सकते और स्वर्ग में भगवान का अनुसरण कर सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रकाश हो और प्रकाश होता ही रहेगा। मिल्टन के नर्व से मिलते जुलते वर्तमान की धूसरता, धुंधलापन जिसमें कोई प्रकाश नहीं है लेकिन अंधेरा दिखाई देता है, वह मांग करता है कि हम दुनिया को रोशन करें। मिल्टन के अनुसार नर्क कैसा है? मिल्टन का नरक एक दुख और उदासी प्रस्तुत करता है, जिसमें दुख और दयनीयता की छाया रहती है। सभी अंधेरे की लौ में जगमगाते हैं। नरक को न केवल इसके विवरण में बल्कि इसके लोगों की भावनात्मक स्थिति में भी स्वर्ग के विपरीत प्रस्तुत किया गया है, अर्थात स्वर्ग में सुख होते हैं और नरक में दुख होता है। मिल्टन का नरक दुख और उदासी प्रस्तुत करता है, जिसमें दुख और दयनीय छाया है। सभी अंधेरे की लौ में जगमगाते हैं। नरक को न केवल इसके विवरण में बल्कि लोगों की भावनात्मक स्थिति में भी स्वर्ग के विपरीत बताया गया है, अर्थात स्वर्ग में सुख होते हैं और नरक में अपार दुख होता है। हम आगे बढ़ते हैं। In this modern world of technology,
human contacts have been replaced by impersonal email, Twitter, SMS, Facebook, we think we communicate better and faster through a new communication technology. But the truth is, in all these efforts, human contacts get lost. जिसका अर्थ है कि तकनीक की इस आधुनिक दुनिया में मानवीय संपर्कों की जगह अव्यक्तिगत ईमेल, ट्विटर, एसएमएस, फेसबुक ने ले ली है। हमें लगता है कि हम नई संचार तकनीक के माध्यम से बेहतर और तेज संचार करते हैं, तेजी से बातचीत करते हैं और तेजी से संदेश पहुंचाते हैं और हम अधिक एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सभी प्रयासों में मानव संपर्क होता जा रहा है, मानवीय संबंध टूटते जा रहे हैं। We delude ourselves that we are in touch with thousands of men and women, but truth is that we stay alone with laptops giving us company. Francis Bacon said, "A crowd is not company, and faces are but a gallery of pictures, and we talk but a thinking symbol where there is no love." जिसका अर्थ इस प्रकार है कि हम खुद को भ्रम में रखते हैं कि हम हजारों पुरुषों और महिलाओं से संपर्क में हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम लैपटॉप के साथ अकेले रहते हैं जो हमें कंपनी देता है। फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि भीड़ कंपनी नहीं है और चेहरे तस्वीरों की एक गैलरी है और हम बातें करते हैं, लेकिन एक सोच वाली झांझ है जहां प्यार नहीं है। हाँ, सैम्बल शब्द का अर्थ आप देख रहे हैं कि यह एक झांझ होता है। झांझ एक तरीके का वाद्य यंत्र होता है जो गोलाकार, समतल और तालकार धातु की एक तस्तरी के समान ताल वाद्य होता है, जिसे ढोल बजाने की लकड़ी से या इसके जोड़े को एक दूसरे से रगड़ते हुए टकराकर बजाया जाता है। और यहाँ लेखिका ने फ्रांसिस बेकन के संदर्भ दिया है। फ्रांसिस बेकन सर्व अटॉर्नी जनरल एंड लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। यह फ्रांसिस बेकन का परिचय है जो इस चैप्टर में लेखिका ने इनका संदर्भ दिया है। आगे हम देखते हैं कि Facebook is one such device that has a gallery of faces that we look at without feelings and often without recognition, that the first and the foremost casualty of communication technology is the loss of interpersonal rapport. लेखिका कहती है कि Facebook एक ऐसा उपकरण है जिसमें चेहरों की एक गैलरी होती है जिसे हम बिना भावनाओं के और अक्सर बिना पहचान के देखते हैं। संचार प्रौद्योगिकी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नुकसान पारस्परिक संबंधों का नुकसान है, उन्हें खो देना है। The physical gesture and expression that complement communication through words are absent, leading often either to inane exchange of words or getting one's signal, या शारीरिक हाव भाव के मेल जोल से शब्दों के माध्यम से जो हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वह फेसबुक में या टेक्नोलॉजी की आज की स्थिति में वह अनुपस्थित होते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। शब्दों के बेहुदा आदान प्रदान या किसी के संकेतों को पार करने के लिए अग्रणी होते हैं। We need the electrical current, mode of words, feelings, emotions, gestures and physical togetherness to flow, but not through an open circuit that illustrate connects hordes of people, but through a closed circuit that intimately connects people. हमें शब्दों, भावनाओं, हाव भाव और शारीरिक एकजुटता से बने विद्युत प्रवाह की आवश्यकता है। वैसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है जिसमें शारीरिक हाव भाव, भावनाएं सब कुछ मिले जुले हों, लेकिन एक खुले सर्किट के माध्यम से नहीं जो लोगों की भीड़ को जोड़ता है, बल्कि एक करीबी सर्किट के माध्यम से लोगों को जोड़ने वाला चाहिए। आज हम सूखे विचारों के साथ टुडे वी आर लाइक जीरो नेशन विद ड्राई थॉट्स इन अ ड्राई ब्रेन कंप्लेनिंग। आज हमें शब्दों, भावनाओं, हाव भाव और शारीरिक हाव भाव के मिले जुले करंट की आवश्यकता होती है, लेकिन एक खुले सर्किट के माध्यम से नहीं जो लोगों की भीड़ को जोड़ता है, बल्कि एक करीबी सर्किट के माध्यम से लोगों को जोड़ता है। ऐसा सर्किट चाहिए हमें। आज हम इलियट के जेरेनेशन की तरह हैं। जैसे मैं सूखे विचारों के साथ एक सूखे मस्तिष्क की शिकायत कर रहा हूँ।
I have lost my sight, smell, hearing, taste and touch. How should I use to it for your closer connect? If humanity is to survive, we have to repair the fuse in our communication circuit for a free flow of the current and restore the vitality of interpersonal communication bonded on words, gesture, feelings and emotions. मैं अपनी देखने की, सूंघने की, सुनने की, स्वाद की और स्पर्श की शक्ति को खो चुका हूँ। आपके निकट संपर्क के लिए मुझे इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? यदि मानवता को जीवित रहना है तो हमें अपने संचार सर्किट में वर्तमान के मुक्त प्रवाह के लिए फ्यूज की मरम्मत करनी होगी, रिपेयर करना होगा और शब्दों, इशारों और भावनाओं पर बंधे अंतर व्यक्तिगत संचार की जीवन शक्ति को बहाल करना होगा। इस चैप्टर के इस भाग में लेखिका कहना चाहती है कि जिस प्रकार घर में अंधेरा हो जाता है तो हम दूसरों का सहारा लेकर, इलेक्ट्रीशियन का सहारा लेकर अपने घर की बिजली रिपेयर करके लाते हैं, लेकिन इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी आपसी संबंधों की जो बिजली, जो करंट, जो गर्माहट खत्म होती जा रही है उसको हमें बनाए रखना चाहिए और इस प्रकार हम अपने संबंधों को जोड़े रख सकते हैं। अगर हम अपने जीवन के इलेक्ट्रीशियन अपने आप बन जाए तो हमारे जीवन में खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। इस चैप्टर का अगला भाग है एन ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन जो आंखों की जांच करता है, चश्मे वगैरह बनाता है, ऐसे व्यक्ति को ऑप्टिशियन कहते हैं। वह चैप्टर इस प्रकार शुरू होता है। Yet another paradoxical facet of modern life is that we believe we no longer live in isolation and we are closely connected to the world beyond us. While cultural heritage accounts for tangible and intangible attributes of every society. मिल्टन का नरक एक दुख और उदासी प्रस्तुत करता है जिसमें दुख और दयनीयता की छाया रहती है। सभी अंधेरे की लौ में जगमगाते हैं। नरक को न केवल इसके विवरण में बल्कि इसके लोगों की भावनात्मक स्थिति में भी स्वर्ग के विपरीत प्रस्तुत किया गया है, अर्थात स्वर्ग में सुख होते हैं और नरक में दुख होता है। मिल्टन का नरक दुख और उदासी प्रस्तुत करता है जिसमें दुख और दयनीय छाया है। सभी अंधेरे की लौ में जगमगाते हैं। नरक को न केवल इसके विवरण में बल्कि लोगों की भावनात्मक स्थिति में भी स्वर्ग के विपरीत बताया गया है, अर्थात स्वर्ग में सुख होते हैं और नरक में अपार दुख होता है। हम आगे बढ़ते हैं। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन कॉन्टेक्ट्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय impersonal email, Twitter, SMS, Facebook. We think we communicate better and faster through a new communication technology. But the truth is, in all these efforts, human contacts get lost. जिसका अर्थ है कि तकनीक की इस आधुनिक दुनिया में मानवीय संपर्कों की जगह अव्यक्तिगत ईमेल, ट्विटर, एसएमएस, फेसबुक ने ले ली है। हमें लगता है कि हम नई संचार तकनीक के माध्यम से बेहतर और तेज संचार करते हैं, तेजी से बातचीत करते हैं और तेजी से संदेश पहुंचाते हैं और हम अधिक एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सभी प्रयासों में मानव संपर्क खोता जा रहा है, मानवीय संबंध टूटते जा रहे हैं। We delude ourselves that we are in touch with thousands of men and women, but truth is that we stay alone with laptops giving us company. Francis Bacon said, "A crowd is not company, and faces are but a gallery of pictures, and we talk but a thinking symbol where there is no love." जिसका अर्थ इस प्रकार है कि हम खुद को भ्रम में रखते हैं कि हम हजारों पुरुषों और महिलाओं से संपर्क में हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम लैपटॉप के साथ अकेले रहते हैं जो हमें कंपनी देता है। फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि भीड़ कंपनी नहीं है और चेहरे तस्वीरों की एक गैलरी है और हम बातें करते हैं, लेकिन एक सोच वाली झांझ है जहां प्यार नहीं है। हाँ, सैम्बल शब्द का अर्थ आप देख रहे हैं
यह एक झांझ होता है। झांझ एक तरीके का वाद्य यंत्र होता है जो गोलाकार, समतल और तालकार धातु की एक तस्तरी के समान ताल वाद्य होता है, जिसे ढोल बजाने की लकड़ी से या इसके जोड़े को एक दूसरे से रगड़ते हुए टकराकर बजाया जाता है। और यहाँ लेखिका ने फ्रांसिस बेकन के संदर्भ दिया है। फ्रांसिस बेकन सर्व अटॉर्नी जनरल एंड लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। यह फ्रांसिस बेकन का परिचय है जो इस चैप्टर में लेखिका ने इनका संदर्भ दिया है। आगे हम देखते हैं कि फेसबुक इज वन सच डिवाइस दैट हैज अ गैलरी ऑफ फेसेस that we look at without feelings and often without recognition, that the first and the foremost casualty of communication technology is the loss of interpersonal rapport। लेखिका कहती है कि फेसबुक एक ऐसा उपकरण है जिसमें चेहरों की एक गैलरी होती है जिसे हम बिना भावनाओं के और अक्सर बिना पहचान के देखते हैं। संचार प्रौद्योगिकी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नुकसान पारस्परिक संबंधों का नुकसान है, उन्हें खो देना है। The physical gesture and expression that complement communication through words are absent, leading often either to inane exchange of words or getting one's signal, या शारीरिक हाव भाव के मेल जोल से शब्दों के माध्यम से जो हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वह फेसबुक में या टेक्नोलॉजी की आज की स्थिति में वह अनुपस्थित होते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। शब्दों के बेहुदा आदान प्रदान या किसी के संकेतों को पार करने के लिए अग्रणी होते हैं। We need the electrical current, mode of words, feelings, emotions, gestures and physical togetherness to flow, but not through an open circuit that illustrates, connects hordes of people, but through a closed circuit that intimately connects people। हमें शब्दों, भावनाओं, हाव भाव और शारीरिक एकजुटता से बने विद्युत प्रवाह की आवश्यकता है। वैसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है जिसमें शारीरिक हाव भाव, भावनाएं सब कुछ मिले जुले हों, लेकिन एक खुले सर्किट के माध्यम से नहीं जो लोगों की भीड़ को जोड़ता है, बल्कि एक करीबी सर्किट के माध्यम से लोगों को जोड़ने वाला चाहिए। आज हम सूखे विचारों के साथ टुडे वी आर लाइक जीरो नेशन विद ड्राई थॉट्स इन अ ड्राई ब्रेन कंप्लेनिंग। आज हमें शब्दों, भावनाओं, हाव भाव और शारीरिक हाव भाव के मिले जुले करंट की आवश्यकता होती है, लेकिन एक खुले सर्किट के माध्यम से नहीं जो लोगों की भीड़ को जोड़ता है, बल्कि एक करीबी सर्किट के माध्यम से लोगों को जोड़ता है। ऐसा सर्किट चाहिए हमें। आज हम इलियट के जेरेनेशन की तरह हैं। जैसे मैं सूखे विचारों के साथ एक सूखे मस्तिष्क की शिकायत कर रहा हूँ। आई हैव लॉस्ट माई साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट एंड टच। How should I use to it for your closer connect? If humanity is to survive, we have to repair the fuse in our communication circuit for a free flow of the current and restore the vitality of interpersonal communication bonded on words, gesture, feelings and emotions। मैं अपनी देखने की, सूंघने की, सुनने की, स्वाद की और स्पर्श की शक्ति को खो चुका हूँ। आपके निकट संपर्क के लिए मुझे इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? यदि मानवता को जीवित रहना है तो हमें अपने संचार सर्किट में वर्तमान के मुक्त प्रवाह के लिए फ्यूज की मरम्मत करनी होगी, रिपेयर करना होगा और शब्दों, इशारों और भावनाओं पर बंधे अंतर व्यक्तिगत संचार की जीवन शक्ति को बहाल करना होगा। एन ऑप्टिशियन ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಹಳೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಸಮಯಾನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಆಚರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಹಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ। ರೈಟರ್ ಅವರು ಆರ್ಟೆಗಾ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೂವುಗಳನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಅವರು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಆರ್ಟೆಗ ಅವರು 4 ಅನಾನುಕೂಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ನಾವು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇ, ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮೂರನೇ, ಸ್ಮಾರಕನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಭಾವಲಯ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಇಂದ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗಗೆ ಅಚಲವಾದ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಅಚಲವಾದ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಮಯಾನುಕೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, चेंज मारता होगಬೇಕು. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. An artist, 20th century known as the modern age, founded on the slogan "Make everything new" कि 20वीं शताब्दी के आधुनिक युग का नारा है कि सब कुछ नया बनाएं. पिछली सदी में नया रास्ता बनाने और आने वाली बाधाओं से मुक्ति पाने की इच्छा थी, जिसके कारण आधुनिक कला, मॉडर्न आर्ट, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, मुक्त छंद, साहित्य के क्षेत्र में इसके प्रमाण हैं. The theatre also saw the emergence of new dramas that included the theatre of the absurd, the theatre of the grotesque, kitchen sink school of comedy, dark black comedy, farces, etc. that replaced the rich profundity, satire and humor of the earlier Shakespearean comedies and the 18th century comedy of manners, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रोटेस्क्यू अर्थात हिंदी में जिसे कहते हैं बेतुका, अजीबोगरीब या भद्दा, किचन सिंक, स्कूल ऑफ कॉमेडी, डार्क और ब्लैक कॉमेडी, फार्स या तमाशा या ढोंग जिसे कहते हैं. बाद में इनका रूप भी बदला है. विट मतलब वाक चातुरी या हाजिर जवाबी, कटाक्ष, व्यंग, हास्य, शेक्सपियर की कॉमेडी और 18th सेंचुरी में अनुशासन का मजाक भी देखा गया है. आज के समय में हम देखते हैं कि हास्य का स्तर एकदम नीचे गिरता जा रहा है या कमजोर होता जा रहा है, जैसा कि टीवी और अन्य जगहों पर हम देखते हैं. और हम भारतीय वो नस्ल हैं जो अपने ऊपर कभी नहीं हंसते. अगर शेक्सपियर के कथ्य को लें तो ह्यूमर या हास्य, ये कह सकते हैं कि तेरा नाम भारतीय नहीं है, क्योंकि वे दूसरों को नीचे दिखाकर ही खुश होते हैं. क्यों? हम समझते हैं कि कटाक्ष केवल राजनीति, करप्शन आदि पर ही हास्य हो सकता है. We have not refined our sense of humor to laugh at the simple foibles of men and women, but often mistake comedy to be one of scatological or sexual humor. हमने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को छोटी मोटी गलतियों पर हंसने के लिए परिष्कृत नहीं किया, चाहे वो औरतों की हो या पुरुषों की गलतियां हो. हम उसे अपना अपमान समझते हैं और उस पर हम न तो हंसी बर्दाश्त करते हैं और न ही स्वयं हंसते हैं, लेकिन सामाजिक और सेक्सुअल कॉमेडी जरूर समझते हैं. कई बार चेहरे पर हंसी दिखती है, लेकिन कितना समझ पाते हैं यह पता नहीं. Our TV comedies do not explore the cracks and contradiction in our attitude, and nor are they a kind of commentary on social life based on close observation and incisive questioning. हमारे टीवी शो में भी कॉमेडियंस हमारे दृष्टिकोण और परंपराओं के अंतर को पता नहीं लगाते और सामाजिक जीवन पर अपनी टिप्पणियां या मजाक बनाते रहते हैं.
ज्यादा बार तो कॉमेडियंस अपने दर्शकों को जबरदस्ती हंसाने के लिए भद्दे और असभ्य कॉमेडी भी करते हैं। भारतीयों में मुस्कुराने या हंसने की आदत कम ही है, लेकिन भद्दे मजाकों पर तो खूब खिलखिलाकर और अट्टहास लगाकर हंसते हैं, जैसे दहाड़ते हों। Most of the time they fall flat and they try to force people to laugh at bawdiness and vulgarity as the spice of humor. Indians in general do not laugh but roar with laughter at bawdy jokes. I was once asked by a Britisher during my visit to UK as to why Indians always frown. I recalled my friend's observation when I falsely replied that we have too much sun in India that makes us frown. लेखिका आगे बताती हैं कि वे एक बार अपने यूके विजिट पर गई थी, तो वहां एक ब्रिटिशर ने उनसे पूछा। मैंने अपने दोस्तों को याद किया और उन्हें जवाब दिया कि हमारे देश में सूर्य की गर्मी बहुत है ना, इसलिए लोग हमेशा गुस्से के मूड में रहते हैं। सो यहाँ पर लेखिका ने हमारे और ब्रिटिशर्स के एटीट्यूड के बारे में बताया है कि हम हर समय हर बात को कितना सीरियसली लेते रहते हैं, और जबकि ब्रिटिशर्स को हम देखते हैं कि वे अपने ऊपर हंसी मजाक बनाना भी बहुत एंजॉय करते हैं। We need to draw a smile on our face instead of looking either miserable or sad or serious. This mistakenly goes with intellectualism. यह कथ्य कि हमें हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखना चाहिए, यह दिमागदार लोगों पर ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी इमेज बन जाती है कि जो लोग ज्यादा दिमागदार होते हैं उन लोगों ने सीरियस रहना चाहिए। We have to trust our sense to see beauty in this world. We are good at mounting platitudes from the Upanishad, Satyam Shivam Sundaram, without understanding its meaning or putting the percept into practice. हमें अपनी नजरों पर भरोसा होना चाहिए कि हम अपने आसपास और दुनिया की सुंदरता को देख सकें। हम बातों के लच्छे उड़ाने में बहुत अच्छे हैं, वो भी उपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम को बिना समझे जब तब बोलते रहते हैं। Even the NRIs, the Indian born American citizens or GC holder, green card holder, wanting to show off that they are Americans, set out on holiday tours in India and return cursing the filth and dirt and poverty and squalor as they have no eyes to see the richness and beauty that is in abundance in our land. We need to develop the artistic eye to add colors to our life, and what better way to do it than by drawing a smile on our face. लेखिका कहती हैं कि इतना ही नहीं, एनआरआई भी बड़े गर्व से शो ऑफ या दिखावा करते हैं जब वे छुट्टियां मनाने यहाँ आते हैं और यहाँ की गरीबी, गंदगी, धूल आदि पर नाक भौं सिकोड़ते हुए, कर्ज करते हुए, गुस्सा दिखाते हुए चले जाते हैं, लेकिन उनके पास यह दृष्टि नहीं होती कि देश की समृद्धि को देख सकें, उस पर गर्व कर सकें। अतः हमें अपने दृष्टिकोण को, नजरिए को कलात्मक बनाना होगा, जिससे हम अपने जीवन में रंग भर सकें और जीवन में वास्तविक खुशियां प्राप्त कर सके, न कि दिखावा करे। मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने नजरिए को, विचारों को सकारात्मकता, पॉजिटिविटी देने के लिए कलात्मक दृष्टि बनाना होगा, जिससे हम जीवन के हर क्षण का आनंद ले सकें, सुंदरता देखकर अधिक खुशी प्राप्त कर सकें। Now we'll see the Kannada summary of an artist. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ. ರೈಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 20th century ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಹೋದ ಶತಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಿಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೊಸ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಮೂರ್ತಿಕಲೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಕಲೆ, ಉಚಿತ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾಟ್ಯಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಟೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ, ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಫಾರ್ಸ್,
ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ, ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಹಾಸ್ಯ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಶಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ತಾ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ನಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಲೈಟ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಟಿವಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರ ದರ್ಶಕಗಳನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ. ರೈಟರ್ ಅವ್ರು UK ವಿಸಿಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊಪ್ಪಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇನು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಪ್ಪಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟರ್ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, NRIs ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ವೆಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಬರೀ ಗಲೀಜು, ಧೂಳ, ಪಾವರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಖುಷಿ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂದಾನೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ನಂದು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೆನೇಷನ್ अर्थ आकर दयविಟ್ಟು कमेंट ಮಾಡಿ. अब कंस्ट्रक्शन वर्कर एक निर्माण कार्य मजदूर जो भवन का निर्माण करते हैं, वे मजदूरों के बारे में लेखिका बताते हुए कहती है, The advent of the new millennium has seen the rise of the ugly face of fundamentalism. It has given rise to terrorist attacks in the name of religion, fear, terror, violence and inhumanity seem to be gaining momentum, erasing all possible advance in the science and technology towards making this planet a happy world. जिसका अर्थ है न्यू मिलेनियम युग प्रमाणवाद का बदसूरत चेहरा लेकर आया है, जिसने धर्म के नाम पर डर, आतंकवाद, हिंसा और अमानवीयता को बढ़ावा दिया है, और जहां साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा धरती को अधिक खुशहाल बना सकते थे, वहां डर पैदा किया है। हर तरफ से निराश होकर पूछते हैं कि आज की दुनिया में विभिन्न धर्मों, आस्थाओं और विचारधाराओं के सह अस्तित्व को वापस लाना संभव है। We are back to cultural activism to inflict cruelty on those with different identity in India. Inflict cruelty on those with different identity in India. We have drawn indelible lines along caste, class, religion, haves and haves not, and unless they are erased, there will be tension, stress, and hostility along those lines to keep us divided. जिसका मतलब यह है कि अगर हम सांस्कृतिक अतिवाद को देखें तो भारत में अपनी विशेष पहचान बनाने वालों पर क्रूरता करने के लिए जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, साथ ही न मिटने वाली दरारें पैदा कर दी गई है, और जब तक ये दूर न होंगे तब तक तनाव, दबाव के द्वारा हम बटे हुए ही रहेंगे. We need to build bridges along those lines that would reconcile the dividing
Fourth, we need reconstruction on our society and make it an inclusive society free of malice and hatred of caste, prejudice and gender violence, religious bias and class distinctions. हम यह सब छोड़कर एक दूसरे से जुड़ने का, गले लगाने का प्रयास करना होगा। समाज, सोसाइटी का पुनर्निर्माण करना होगा जिसमें धोखाधड़ी, झूठ, षड्यंत्र, जाति, धर्म, जेंडर की समानता, धर्म के नाम पर बंटवारा, सबको छोड़कर एक सुंदर समाज का निर्माण करना होगा जिसके लिए हर किसी को एक कुशल कंस्ट्रक्शन लेबर बनना होगा, अर्थात मेहनत और ईमानदारी की नींव और ईंट के उपयोग से समाज को फिर से सुंदर बनाना होगा। और यह कार्य हर व्यक्ति का है जिसमें जाति, धर्म, जेंडर, ऊंच नीच आदि के भेदभाव को दूर करना होगा। अर्थात लेखिका ने यह संदेश दिया है कि हमें एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह अपने समाज, सोसाइटी, घर, परिवार और देश के निर्माण के लिए कार्य करना होगा। हर किसी को कंस्ट्रक्शन लेबर बनना होगा, नहीं तो हम जो ये बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं वे केवल एक कंक्रीट के जंगल बनकर रह जाएंगे। इवाग ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಮರಿ ನೋಡೋಣ। ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ ತರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನ ತಿರ್ಗಾ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಭಯ, ಹಿಂಸಾ, ಆತಂಕ, ಇನ್ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಅಮಾನವತೆ ಇಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ ಖುಷಿವಾಗಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಜಾಗ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು। ಇವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ ತರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊಸೈಟಿನ ದುರ್ಭಾವನೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು। ಜಾತಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ, ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಹಿಂಸೆ, ಜಾತಿ ಭೇದ, ಜಾತಿಯ ತಾರತಮ್ಯನ ದೂರ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು। ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಮೊದಲೇ ಲೇಬರ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ। Now we will move further to a gardener. India has been mainly an agrarian society that depends on agriculture for support and sustenance. Yet, the transition urban milieu has made us forget the art and pleasure of gardening. The term gardener, Mali in Hindi, is used for a low-paid employee who tends to the garden at home, in the offices and in the public arena at all seasons and in all weather. भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है और खेती किसानी पर निर्भर है। जैसा कि शहरीकरण के कारण पेड़ पौधों को उगाना और देखभाल करने की कला और मिलने वाली खुशी को हम भूलते जा रहे हैं। गार्डनर, जिसे हिंदी में माली कहते हैं, उसे हम बहुत कम मेहनताना मिलने के लिए जानते हैं, जो घर के बागीचों में, ऑफिस और पब्लिक स्थानों पर हर मौसम में पेड़ पौधों की देखभाल करता रहता है। But at the heart of hearts, we are all instinctively gardeners who have to work and live in different environment, seeking job satisfaction of seeing things built from ideas, seeds to realization, the garden. To achieve this, we rely on cultivating a balance between good physical activity and deeper mental health and deeper mental, aesthetic and spiritual activities. Cultivating good thoughts is essential to develop a tension-free, harmonious development of the body, mind and spirit. दिल ही दिल में हम सभी एक सहज गार्डनर या माली हैं, जिन्हें मेहनत करना पड़ता है और अलग अलग वातावरण में रहना भी पड़ता है। यह सब हासिल करने के लिए हमें शारीरिक मेहनत और मानसिक सौंदर्य विषयक और स्पिरिचुअल गतिविधियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और गार्डनिंग हमें यह सब एक साथ उपलब्ध कराते हैं। अच्छे विचारों को आत्मसात करने से हमें टेंशन फ्री और सामंजस्यपूर्ण उन्नति होती है, जिससे शरीर, दिमाग और उत्साह बना रहता है और जिसके लिए हम
गार्डनिंग पर निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि गार्डनिंग करते हुए हमें यह सारी चीजें अपने आप एक साथ मिल सकती है। Wordsworth, the poet of nature, and his sister Dorothy created a dove cottage garden that stands perennially as an expression of both their personal aesthetic and their practical need. Wordsworth wrote, "To me, the miniature flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears," and added, "with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things. We have within us the spirit of the gardener laying dormant, and we have to arouse it to cultivate good thoughts and good acts to see into the life of things." इसी संदर्भ में लेखिका ने अंग्रेजी के प्रकृति प्रेमी कवि वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरथी का उदाहरण देते हुए कहा है कि दोनों ने एक डव कुटीर उद्यान बनाया जो उनकी अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मेरे लिए तो सबसे छोटा फूल जो खिलता है वह मुझे नए विचार देता है, दुख को कम करता है और जीवन की खुशियों और आनंद को बढ़ाता है। हम सभी के भीतर एक माली का उत्साह सुप्तावस्था में रहता है, सोया हुआ रहता है। हमें उसे जगाना चाहिए और अपने जीवन में अच्छे विचारों, अच्छे कार्य को करना चाहिए, क्योंकि हम सभी के भीतर डीएनए में खेती किसानी जन्म जन्मांतर से है और यह संदेश दिया है कि कम से कम हमें अपने जीवन के माली स्वयं बनना चाहिए और जीवन का अधिकतम आनंद उठाना चाहिए। ನಾವು ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಮರಿ ನೋಡೋಣ. ಆ ಗಾರ್ಡನರ್ ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ನಗರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನ ಮರೆಯುವಂತು ಮಾಡಿದ್ದು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಔದ್ಯೋಗಿಕಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ಮನೆ, ಆಫೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತೋಟಗಾರಿಕರು ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಭರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಪೋಯೆಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೊರೊಥಿ ಅವರು ಪರಿವಾರ ಕಾಟೇಜ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಉದ್ಯಾನ ಅವರದು ಕೋಮಲ ಭಾವನೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಪ್ರತೀಕ ಇದೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೂವ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಆನಂದನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಲೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ, ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇದೀವಿ, ಇದು ಮರದೆ ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನರ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ರೈಟರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. अब हम इस चैप्टर के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है अ मैथ्स टीचर, मतलब गणित के शिक्षक. आप गणित को पसंद करें या ना करें, लेकिन इसके तार हमारे जीवन से अच्छी तरह जुड़े हैं. लास्ट but not least, whether we like it or not, mathematics is generally wired into our system. One does not have to be a Ramanujan or his fellow
mathematician G.H. Hardy. But the indisputable fact is mathematics is used in every facet of our day-to-day life. इसके लिए किसी को महान गणितज्ञ रामानुजम या उनके शिष्य G.H. हार्डी के जैसा बनना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि गणित मैथ्स दैनिक जीवन में विशेष स्थान रखता है। जहां तक कि जो मैथ्स से घबराते हैं वो भी इससे बच नहीं सकते। Mathematics is ubiquitous in our lives, with calculation about measurement in a recipe or totaling our bills, working out the ratio between the gasoline in the car and the distance to be covered, or bank interest rate, or our savings, and calculating income tax returns. It is all around us. Mathematics तो पूरे संसार भर में लोगों के जीवन में फैला है। जैसे खाना बनाने की कोई रेसिपी हो जिसमें नाप तौल के लिए वस्तु लेते हैं, बिल देना है, वर्कआउट का रेशो निकालना हो, गैस लाइन चेक करना हो, बैंक के लेन देन हो, मैथ से ही चलते रहते हैं। चाहे जीवन के अवसर गिनने हो या मित्रों की संख्या गिनना हो, सब दैनिक जीवन के अंग हैं और इस तरह गणित से कोई भी नहीं बच सकता। To count one's good fortune and count the number of friends also form a proof one's daily routine. Hence, the mathematician in us, forever reluctant we may be towards studying mathematics as a discipline, stand in the forefront of our day-to-day life. मतलब यह कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, गणित से हमारा पीछा छूटने वाला नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। We may not be magician to give ourselves a good and comfortable life, but we have to be mathematicians to get it. We are not alone in this world. We are a part of humanity. If humanity survives, we survive. If humanity is happy, we are happy. And if humanity is at peace, we are at peace. So, we have to cultivate humanity by counting on each other. Let us cultivate mathematics to cultivate humanity. हम कोई जादूगर नहीं हैं कि हम अपने आप को एक अच्छा और आरामदायक जीवन दे सकें, लेकिन हमें एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन बनना होगा जिससे हम अच्छी और आरामदायक जिंदगी पा सकें। हम इस दुनिया में ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता के एक हिस्सा हैं। अगर मानवता खुश है तो हम भी खुश हैं, अगर मानवता जीवित है तो हम भी जीवित हैं। इसलिए हमें मानवता के बीज को बोना है और एक दूसरे के मानवीय गुणों को गिनना है, जिसके लिए गणित सीखना जरूरी है। अंत में मैं उस मित्र को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे मेल भेजा था, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दिस। I am indebted to my friend who sent me this wonderful mail to urgently fill up 6 positions in our life. ಈಗ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಕೊನೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ. ನಾವು ಗಣಿತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಪಡೆದೆ ಗಣಿತ ತಂತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಮಾನುಜಂ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಕಾಲರ್ G.H. ಹಾರ್ಡಿ ತರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಯಾರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಿಷಯನ್ನು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರಕ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ರೆಸಿಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾಪನ ಪ್ರಕಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ವರ್ಕೌಟ್ ರೇಷೋ ತಗೋಬೇಕಿದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಸರನ್ನು ಮಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಾನವತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಮಾನವತೆಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಾನವತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲಿಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಬಳಸಲೇಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸೋರ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರೇ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ತರ ನಾನು ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.